नमस्कार बच्चों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो कंपटीशन में भी आता है और बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। कोई भी कंपटीशन हो या बायोलॉजी की 11th-12th में ये क्वेश्चंस कवर करता है। टॉपिक का नाम है रक्त, और इस रक्त को ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं। ये जो रक्त होता है वास्तव में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ये लगभग 5 लीटर होता है। वयस्क में लगभग 5 लीटर होता है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रक्त जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खून की कमी हो गई हो या क्योंकि सारा ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो ये रक्त ही पहुंचाएगा, परिवहन का काम करता है, इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और पोषक पदार्थ जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं, चाहे वो दवाई हो या खाना हो, उसको ले जाकर संबंधित कोशिकाओं को देने का काम ये रक्त करता है। और सबसे बड़ी बात है कि चलो ठीक है, देने का काम तो कर ही रहा है, ऑक्सीजन ले जा रहा है और पोषक पदार्थ है जो है वो संबंधित कोशिकाओं के पास शरीर में पहुंचाने का काम रक्त कर रहा है। लेकिन एक और चीज कर रहा है कि वहां से जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गैस और उत्सर्जी पदार्थ, उनको वापस लाकर बाहर त्यागने और संबंधित ऑर्गन को देना जिससे कि वो उसको बाहर त्याग सके। ये काम भी सारा दोनों जिम्मेदारी पूर्ण काम जो है वो किसको दे रखे हैं, रक्त को दे रखे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम आता है, कोई एग्जाम जनरल पूछ सकते हैं कि भाई रक्त होता क्या है, क्या काम करता है, तो आपको ये बात बतानी है और इसी से शुरुआत होती है। अच्छा, आप वैज्ञानिक दृष्टि से और विज्ञान की साइंस की दृष्टि से रक्त है क्या है, तो हम सीधा कहेंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। याद रखना, संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी जो उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के हैं बेटा। एक तो है ठोस, ठोस से तो हमारी हड्डियां बनी होती हैं, ये ठोस संयोजी उत्तक है। मीन्स कि ये रक्त और हड्डियां एक ही बिरादरी के हैं, बस दोनों की प्रकृति अलग हो गई है। प्रकृति कैसे अलग हुई है कि एक तो है तरल, वो तो है रक्त, तरल संयोजी उत्तक, और ठोस संयोजी उत्तक हो जाता है तो कौन हो जाता है, अस्थियां। ठोस संयोजी उत्तक होते ही नाम किसका हो जाता है, अस्थियों का। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठोस संयोजी उत्तक कौन है, अस्थियां, ठीक है, बॉन्स। और तरल संयोजी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज कौन है, ब्लड। सीधा प्रश्न आता है। और श्यान है, गाढ़ा है, कोलाइडी विलियन है। कई बार ऐसे बढ़िया सवाल कवर करते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन या विलियन कह सकते हैं, मिश्रण कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो मानव रक्त क्लियर हो गया। वयस्क में 5 लीटर कम से कम एक मात्रा है, वो होनी चाहिए। तरल संयोजी उत्तक है, टिश्यू है। कई बार सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, रक्त क्या है, नीचे लिखा होता है ऑब्जेक्टिव में कोशिका, अंग, तरल पदार्थ, और नीचे लास्ट लिखा होता है उत्तक। तो आपको उत्तक को सही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर कई बार सिंपल क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड वास्तव में संगठित है किससे मिलकर, उसके अंदर क्या क्या है, ये अपन एनाटॉमी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, तो हम देखेंगे कि रक्त को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। एक तो है बेटा प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं। याद रखिएगा, मैंने कणिकाएं लिखा है ना कि कोशिकाएं, ठीक है। छोटे बच्चों को कहीं कंफ्यूजन होता है कि कोशिकाएं नहीं है। एक तो है प्लाज्मा, 55% रक्त का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है, जबकि 45% भाग कौन बनाता है, रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। अब प्लाज्मा के बारे में देखें, प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से सबसे पहले कि देखो ये तरल पदार्थ है, हल्का पीले रंग का है, एकदम तरल पदार्थ है, हल्के पीले रंग का। इसी के अंदर ये 45% प्लाज्मा में ही रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। ये पीलापन है। यदि रक्त को उसमें सेंट्रीफ्यूज के अंदर किया जाता है, जब ब्लड टेस्टिंग होती है, तब बकायदा प्लाज्मा पीले रंग की ऊपर आ जाती है और रक्त कणिका गहरे लाल रंग की नीचे बैठ जाती है, श्यानता के कारण और घनत्व के कारण। याद रखिएगा। और क्षारीय पदार्थ है, प्लाज्मा क्या है,
क्षारीय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा का भी। अब यहाँ पर क्षारीय प्रकृति हो गई, तरल हो गया, हल्का तरल हो गया, हल्के पीले रंग का हो गया, इसके अंदर रक्त कणिकाएं तैरती रहती है। अब देखिए इसके कंपोजिशन में देखिए कि भाई रक्त प्लाज्मा बना किसका है, तो 90% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, जल होता है। इसलिए बराबर पानी पीना जरूरी है। कोई ये कहता है कि रक्त भाई खून है, तो पानी की मात्रा वहां जाकर क्या करती है, प्लाज्मा का 90% भाग बनाती है। पानी पीना बहुत जरूरी है और वो भी साफ पानी। और 10% जो है विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और वो है एक तो कार्बनिक पदार्थ, उनको भी डिवाइड करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस कार्बनिक पदार्थों का और इसका प्रतिशत पूरा वर्णन आपके लिए करूंगा, आप निश्चिंत रहे। और अकार्बनिक पदार्थ है जो 0.9% जल अपघटीय, जल के अपघटीय पदार्थ, जल अपघटीय। और सबसे महत्वपूर्ण प्लाज्मा के अंदर एक आयन होता है जिसका नाम है सोडियम आयन। याद रखिएगा, कई बार कहते हैं कि जब रक्त में या नमक के साथ में ये मिलता है तो रक्त में सोडियम की मात्रा बराबर होनी जरूरी है, यदि ब्लड के बराबर मात्रा करनी है तो। सोडियम आयन याद रखना, मेडिकल के अंदर कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम प्लाज्मा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आयन कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, सोडियम। और प्रोटीन इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण भी इस प्लाज्मा के अंदर ही होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये भी आगे जब ब्लड ग्रुप करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो है रुधिर कणिकाएं। जो दूसरा संगठन है वो है रुधिर कणिकाएं। 45% होती है संगठन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर तैरती है। वो देखो आपको पहले से बता दिया, इस प्लाज्मा के अंदर तैर रही है। एक शब्द यहाँ बनता है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की है, तो देखिए 1, 2 और 3 प्रकार का संगठन है। पहला है आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा, मैंने इरिथ्रोसाइट पहले लिखा है क्योंकि कंपटीशन में यही पहले क्वेश्चन बनता है, जबकि सामान्य भाषा में सब जानते हैं, इसको रक्ताणु कहते हैं, इसको श्वेताणु कहते हैं, सब जानते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कहीं पर इरिथ्रोसाइट लिखा आ गया तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा और वो गलत करके आ जाएगा। याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट 99% होती है, रुधिर कणिकाओं का 99% भाग, और इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। बेटा याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स कणिकाएं, न कि सेल्स। सेल नहीं लिखना है, सेल होती नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक भिन्न होता है। परिपक्व आरबीसी मनुष्य में या स्तनी में, ऊंट और लामा को छोड़कर हमारे सब में परिपक्व आरबीसी होती है, वो उभयावतल होती है। एल्पेनलिबन खाई गया, एल्पेनलिबन को देख लो, बस वो आरबीसी है, वो इसकी इतनी है। और सबसे छोटी जो केशिकाएं होती है उसके अंदर एक बार जा रही तो वापस मुड़ के नहीं आ सकती, इतनी बारीक होती है। और इसकी जो आयु होती है इरिथ्रोसाइट या आरबीसी की 120 दिन होते हैं। 120 दिन बाद ये अपने आप नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इरिथ्रोसाइट या आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो बेटा क्वेश्चन बनता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो। बोन मेरो क्या होता है, हड्डियां जो होती है, हड्डियों के चौड़े भाग होते हैं, वहां बीच के अंदर मज्जा होता है, उसमें 2 अस्थि मज्जा है, लाल और श्वेत अस्थि मज्जा। जो लाल अस्थि मज्जा है वो निर्माण करता है आरबीसी का, इसलिए कभी देख लेना, कहते हैं भाई हड्डियां जिसकी मजबूत है खून अच्छा बनेगा, आरबीसी उसके अंदर। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई, आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, याद रखना, शिशु अवस्था में तो लीवर में होती है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में बना हुआ है। और जबकि वयस्क अवस्था, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हड्डियां हमारी मजबूत हो जाती है, तब ये बनती है अस्थि मज्जा के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन 120 दिन बाद जाएगी कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोन मेरो। तो 120 दिन बाद ये स्प्लीन या प्लीहा के अंदर नष्ट हो जाती है, और इसीलिए इसको स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कंपटीशन में हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। आरबीसी को क्या बोलता है, इसको स्प्लीन और प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्वांटिटी कितनी है,
47 लाख से 52 लाख प्रति घन mm ये रक्त के अंदर, 1 घन mm इतना सा होता है ऐसा बॉक्स, उसके अंदर ब्लड लिया जाता है, तो ये मेजरमेंट किया जाता है, तो 47 से 52 लाख प्रति घन mm। हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल। और हीमोग्लोबिन जो है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, याद रखना डेसीलीटर होना जरूरी होता है, इससे कम होता है तो उसको खून की कमी या हीमोग्लोबिन कम कहते हैं। किसी के 5-10 हो जाता है और किसी के 4 हो जाता है तो फिर उसको एडमिट करना पड़ता है। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, मानव श्वसन वर्णक, इसको HB से कहते हैं। और ये एक लिजेंड है जो Fe फेरस लोह तत्व की मात्रा होती है। हिम से मतलब लोह तत्व, आयरन होता है और आयरन से हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले है। इसका जब कार्य बताऊंगा रक्त का तब इसके विशेष कार्य बता दिए जाएंगे। सेकेंड जो है ल्यूकोसाइट, याद रखना ल्यूकोसाइट का अर्थ होता है कि श्वेताणु, ये रंगहीन होती है और 7000 घन mm इससे कम होती है, 7000 घन mm। 20 दिन की आयु होती है, ज्यादा भी होती है 1-2 दिन से लेकर 2 से 4 दिन से लेकर 20 दिन तक अधिकतम। अब यहाँ इन दोनों का अनुपात क्या होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, और वो है 600:1। यदि 600 आरबीसी होगी तो A क्या होगी, WBC। जब WBC की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, और इसी का इंग्लिश नाम है ल्यूकेमिया। याद रखिएगा, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। और ब्लड कैंसर का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ है श्वेताणु की मात्रा बढ़ना। याद रखना, रक्त कैंसर का अर्थ क्या हुआ, WBC की मात्रा का बढ़ना। अब आता है WBC 2 प्रकार की, कणिकामय, ये कण होते हैं अंदर, केंद्रक होते हैं, इसलिए कणिकामय कहते हैं, 4-8 पाली युक्त केंद्रक होते हैं। कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट और कणिका रहित एग्रेन्युलोसाइट। जो कणिकामय होते हैं वो 3 प्रकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है मुझे, पूरा टाइम लगेगा इसमें। न्यूट्रोफिल्स जिसको बोलते हैं उदासीन न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स अम्लीय प्रकृति, और बेसोफिल होता है क्षारीय प्रकृति। ये तीनों प्रकृति के आधार पर या अभिरंजन के आधार पर इनको बांटा गया है। अभिरंजन जो होता है ना, अभिरंजन, उसके आधार पर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इनका टोटल वर्णन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कणिका रहित होती है, वो 2 प्रकार की है, इसमें एक केंद्रक होता है, कणिका रहित है ना, इसलिए केवल एक केंद्रक है, इसमें छोटी छोटी कणिका है। तो एक मोनोसाइट, एक केंद्रकाणु, और दूसरा है लिम्फोसाइट, लसिकाणु। ये प्रतिरक्षा तंत्र में काम अतः हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कवर करता है। अब देखो तीसरा जो रुधिर कणिका, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वो है रुधिर पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। अभी आपने डेंगू बुखार सुना होगा, तो डेंगू बुखार में कहा था ना प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये वही है, रक्त का थक्का जमाने का काम इसका होता है, रक्त का थक्का जमाना। इसके बारे में भी डिटेल आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।